बाल विकास के कितने 50 क्वेश्चंस फ्रेंड्स, बहुत ही जो आईएमपी क्वेश्चंस है जो हम की आपको लेकर आते हैं फ्रेंड्स। ये इस पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें हम 50 क्वेश्चंस लेकर आते हैं बाल विकास से संबंधित, और इसके पहले ऑलरेडी पार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये आपका 13वां पार्ट है, 30 नंबर का पार्ट है फ्रेंड्स, जिसमें भी आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं फ्रेंड्स। मैं और आपको बता दूं, यदि आपने हमारे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, कौन से, जिसमें हमने बाल विकास से संबंधित क्वेश्चंस डाले होंगे 700 क्वेश्चन जो कि वन लाइनर में है फ्रेंड्स। कितने वन लाइनर में है फ्रेंड्स और वो आपको हमको हमारी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, जीएस पॉइंट की प्ले लिस्ट में, वहाँ पर जाके देखिए 14 पार्ट है फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 700 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको जाकर देखिए प्ले लिस्ट में, वन लाइनर क्वेश्चन में बाल विकास के में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी, क्योंकि पहले क्वेश्चन से फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए इसमें मैं आपको तो डायरेक्टली क्वेश्चंस दूंगा, आप बस मेरे शब्दों को सुनिए फ्रेंड्स और सामने देखिए, जिससे आपके दिमाग में क्वेश्चंस बैठ जाएंगे और आने वाली जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, व्यक्तित्व भिन्नता की अवधारणा की खोज किसने की थी? जो व्यक्तित्व भिन्नता की अवधारणा है फ्रेंड्स, उसकी खोज किसने की थी? थॉर्नडाइक ने, टेलर ने, गाल्टन ने या फिर टर्मन ने? तो व्यक्तित्व भिन्नता की जो अवधारणा की खोज है फ्रेंड्स, वो किसने की थी? गाल्टन ने की थी। किसने की थी? गाल्टन ने की थी फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। जो एक कक्षा है उसमें व्यक्तित्व भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के या फिर उपरोक्त सभी के। एक कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं फ्रेंड्स, ये चारों की चारों फ्रेंड्स। ठीक है, रुचियों के भी, सीखने के भी, चरित्र के, हमारा फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? जो अध्यापन होता है उससे समय अध्यापक को निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का, विद्यार्थियों की आयु का, व्यक्तित्व भिन्नता का या विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का? तो किसका रखना चाहिए फ्रेंड्स? व्यक्तित्व भिन्नता का। जिन बालकों में जो व्यक्तित्व या मानसिक भिन्नताएं पाई जाती हैं उसका अध्यापक को बखूबी ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, ना कि एक के आधार पर वो सारी क्लास को मेंटेन करे। ठीक है, और मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि आपको जो अध्यापक से संबंधित जो भी अधिगम का जो भी पार्ट चाहिए, अधिगम का जो पूरा अध्याय चाहिए, एक ही बार में आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा प्रशिक्षण का फ्रेंड्स, वो आपको मनोविज्ञान के सभी अध्यायों में से एक अध्याय की प्ले लिस्ट है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं हमारे ही चैनल पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्यक्तित्व भिन्नता का मुख्य कारण है। जो व्यक्तित्व भिन्नता का जो मुख्य कारण, देखिए व्यक्तित्व भिन्नता के मुख्य कारण क्या, प्रतिपादक कौन थे वो तो हमने गाल्टन पढ़ लिया, उससे संबंधित कौन कौन सी रुचियां थी वो भी पढ़ ली। ये व्यक्तित्व भिन्नताओं से जो भी क्वेश्चन आते हैं इसमें हम आज कवर करवाएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, और इससे संबंधित सारे सारे सिद्धांत और उनके मनोवैज्ञानिक। तो व्यक्तित्व भिन्नता का मुख्य कारण बताना है, इन चारों ऑप्शन आपके सामने होंगे परीक्षा में। आर्थिक स्थिति, वंशानुक्रम, बौद्धिकता या फिर सामाजिक स्तर। तो जो व्यक्तित्व भिन्नता का सबसे मुख्य कारण है वंशक्रम है। कौन सा है फ्रेंड्स? वंशक्रम है। उसके बाद एक दूसरा कारण भी मैं आपको बता दूं, यदि यहाँ पे ऑप्शन में होता तो आपको लगाना है वातावरण। कौन सा फ्रेंड्स? वातावरण। व्यक्तित्व भिन्नता के जो मुख्य फ्रेंड्स जो वातावरण है, इसके मुख्य का मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो मुख्य कारण होते हैं किसके? व्यक्तित्व भिन्नता के। एक तो वंशक्रम होता है और दूसरा होता है वातावरण फ्रेंड्स। ठीक है, एक तो वातावरण और वंशक्रम। यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा, वंशक्रम। अगला क्वेश्चन देखिए। बालक की भिन्नताएं उद्दीपनों का परिणाम है। यह किसने कहा था? जो बालक की भिन्नताएं हैं, बालक में जो अलगपन होता है वो या फिर आप इसको कह सकते हैं उसकी विशिष्ट पहचान। तो जो बालक की भिन्नताएं या उद्दीपनों का जो परिणाम है वो किसने कहा था? इसको थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने, जर्सील्ड ने या फिर गैरीसन ने? तो किसने कहा था फ्रेंड्स? गैरीसन ने कहा था। किसने? गैरीसन ने फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। व्यक्तित्व भिन्नता का कारण सदैव ही होते हैं वंशागत, सामाजिक एवं आर्थिक, संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, पर्यावरणीय एवं वंशागत। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण सदैव ही होते हैं। कौन सा होता है फ्रेंड्स? देखिए इसमें वंशागत तो अकेला ही है, लेकिन साथ में फिर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं पर्यावरणीय भी और वंशागत दोनों है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पर्यावरण या फिर वातावरण, पर्यावरण की जगह अगर वातावरण होता तो वो भी सही था। ठीक है, तो वातावरण या पर्यावरण या फिर वंशागत, तो जो हमारा ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा वाला मुझे ऑप्शन गलत लग रहा है, तो आप इसको ना देखें।
व्यक्तित्व भिन्नता का जो कारण सदैव ही होते हैं वो है पर्यावरण और वंशागत। फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही कर लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विभिन्न अनुभवों के उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या फिर परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। जो शिक्षार्थी होते हैं वो व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः एक शिक्षक को इन चारों में से किस पे ध्यान देना चाहिए? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सेकंड वाला। कौन सा? दूसरा वाला। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से इनमें भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी होते हैं वो एक दूसरे से इनमें भिन्न होते हैं। विकास की दर में, विकास के क्रम में, विकास की समस्या क्षमता में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो विकास की दर में फ्रेंड्स एक विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जब एक व्यक्ति दूसरे से रूप, रंग, रुचि, अभिरुचि आदि में भिन्न हो तो यह कहा जाता है कि अधिगम अक्षमता है, व्यक्तित्व भिन्नता है, विकृत व्यक्तित्व है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बता दी व्यक्तित्व भिन्नता ही हमारा टॉपिक चल रहा है, तो इसमें से दूसरा वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन सा? दूसरा वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा अगर वो रंग, रूप, रुचि, अभिरुचि आदि में एक दूसरे से भिन्न है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। व्यक्ति भिन्नता को जानने के लिए कौन सी विधि नहीं है? बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, व्यक्तिगत परीक्षण, या फिर अंतर्दर्शन विधि। देखिए बुद्धि परीक्षण तो है, व्यक्ति इतिहास की विधि भी है, व्यक्तिगत परीक्षण भी है, लेकिन अंतर्दर्शन विधि नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फोर्थ वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता को जानने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती अंतर्दर्शन विधि की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित शिक्षण विधि है, जो व्यक्तिगत भिन्नता है उस पर आधारित शिक्षण विधि है डॉल्टन प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रोजेक्ट प्रणाली है। कौन सी फ्रेंड्स? प्रोजेक्ट प्रणाली है। अगला क्वेश्चन देखिए। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है फ्रेंड्स? किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है फ्रेंड्स? तो देखिए इससे संबंधित जितने भी किंडरगार्टन या फिर एलकेजी या फिर यूकेजी, ठीक है, जो भी जिस क्लास का जो आविष्कार एक तरीके से जो शोध या प्रतिपादित की थी जो क्लास फ्रेंड्स, तो वो किसने की थी फ्रेंड्स? वो की थी हमारी फ्रोबेल ने। किसने? फ्रोबेल ने की थी। और फ्रोबेल से संबंधित 8 से 10 क्वेश्चंस मैंने वन लाइनर मैं इंक्लूड कर दिए, वहाँ पर जाकर आप वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं में। मतलब जितने सारे आप से सेट पेपर लगा लोगे 50-50 के, ये 16 सेट पेपर हैं फ्रेंड्स। कितने? 16 है टोटल, और ये 13वां चल रहा है। और इसके पहले के देखिए अगर आपने नहीं देखे, और वन लाइनर के 14 है फ्रेंड्स। ठीक है, वन लाइनर की 14, इस तरीके से ये 30 है। अब बस आप इसको लगा लोगे तो 30 में फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ 1500 क्वेश्चन होते हैं, बस आपका काम बन जाएगा परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? जो एलकेजी या किंडरगार्टन प्रणाली के जो जन्मदाता है वो कौन है? फ्रोबेल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बेनेटिका प्रणाली के जन्मदाता कौन है? जो बेनेटिका प्रणाली है उसके जन्मदाता कौन है? कार्लसन, वार्सबर्न, ओविड, ड्रैकोली, या डब्ल्यू एडवर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? फर्स्ट वाला हो जाएगा। बेनेटिका प्रणाली है उसके जन्मदाता जो है कार्लटन वार्सबर्न है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे बनता है यहाँ पर कि बेनेटिका प्रणाली क्या है? जिस तरीके से ऊपर किंडरगार्टन प्रणाली हमने पढ़ी थी उसी तरीके से इसमें भी एक चीज़ होती है बेनेटिका प्रणाली में, जो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि बेनेटिका प्रणाली क्या है। और एक क्वेश्चन सर बनता है, यदि आपने ये क्वेश्चन अगर इसको पूरी तरीके से जानना है तो मनोविज्ञान के 17 अध्याय है, मनोविज्ञान के 17 अध्याय प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, जाके वहाँ पे बुद्धि परीक्षण का पूरा अध्याय देखिए, सारा का सारा आपको मटेरियल समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व भिन्नताओं की उत्पत्ति अनुवांशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया? वॉटसन ने, गाल्टन ने, विने ने, या फिर बुंटे ने? व्यक्तित्व भिन्नताओं की बात करें जिसके जन्मदाता हमने ऊपर पढ़ लिया, या प्रतिपादक जो है वो गाल्टन है। तो गाल्टन को बिना सोचे समझे ये आंसर लगा दे जब व्यक्तित्व भिन्नता की बात आए फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
मनोवैज्ञानिक ने छात्रों की क्षमताओं एवं भिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा के विकास में योगदान दिया है। यह किसका मत है? डेविस का, वॉटसन का, स्टाउर का या फिर स्किनर का? किसका फ्रेंड्स? डेविस का है। किसका? डेविस का। ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक ने छात्रों की क्षमताओं एवं भिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा के विकास में योगदान दिया है। ये डेविस का कथन है। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तित्व भिन्नता का कारण नहीं है फ्रेंड्स? कौन सा? इनमें से कौन सा एक व्यक्तित्व भिन्नता का कारण नहीं है? तो आंसर देखिए, जाति, वातावरण, जनसंख्या, फिर लैंगिक भेद। तो देखिए, जाति व्यक्तित्व भिन्नता का कारण है, वातावरण मैंने आपको पहले ही बता दिया, लैंगिक भेद या वंशानुगम पहले ही है, जनसंख्या नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, व्यक्तित्व भिन्नता पर जनसंख्या का कोई भी असर नहीं पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानसिक विभेद के अंतर्गत नहीं आता है। जो मानसिक विभेद होता है उसके अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है फ्रेंड्स? बताइए जल्दी से इनमें से। चलिए आंसर देखते हैं इसका। 4 आंसर है फ्रेंड्स। कौन कौन से हैं? स्वभावगत भेद, रुचि संबंधी भेद, आंतरिक भेद या फिर शारीरिक संरचना संबंधी भेद। तो फोर्थ वाला आंसर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। पेपर में इसी तरीके के ऑब्जेक्शन होंगे। मेरा सिर्फ लक्ष्य या टारगेट आपको पेपर तक अच्छी तरीके से इनको समझाना है फ्रेंड्स, और बस आपके पेपर में एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए जो भी आप देने जा रहे हो। इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। इससे क्या होता है, जब आप पेपर में बैठते हैं तो ये सारी की सारी वीडियो आपको याद आ जाएगी और एक सुविधा होगी पेपर को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो फोर्थ वाला आंसर सही है बिल्कुल। मनोशारीरिक असमानता को कहा जाता है, जो मनोशारीरिक असमानताएं होती हैं उनको कहा जाता है व्यक्ति समायोजन, भग्नाशा, व्यक्तिगत भिन्नता। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है जो मनोशारीरिक असमता होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में। क्यों? व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, रुचि के कारण, संवेग के कारण या फिर चिंतन के कारण। क्वेश्चन है, बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में। किसके कारण? व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना व्यक्तिगत भिन्नताओं का कौन सा कारण है? विशिष्ट बालकों के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना व्यक्तिगत भिन्नताओं का कौन सा कारण है? जैविक कारण, वैज्ञानिक कारण, शैक्षिक कारण या फिर सामाजिक कारण? कौन सा है फ्रेंड्स? सामाजिक कारण है। ठीक है, तीसरा वाला आंसर हो जाएगा सामाजिक कारण, शैक्षिक कारण फ्रेंड्स। कौन सा? सॉरी, शैक्षिक कारण। लैटिन भाषा के शब्द परसोना का क्या अर्थ है? जो लैटिन भाषा का शब्द है परसोना, उसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? जो मैंने आपको बता दिया था फ्रेंड्स कि जब आप व्यक्तित्व मापन की विधि पढ़ोगे और जो हमारा 13वां और 14वां अध्याय उसमें जाकर आप देखिए तो मैं बताया था परसोना का अर्थ होता है मुखौटा, एक प्रकार से झूठा चेहरा। क्या होता है? झूठा चेहरा। तो तीसरा वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाए। परसोना का अर्थ आप गलत मत कर दें, ना कि व्यक्ति है, ना कि व्यक्तिगत है, ना कि अपूर्व है। ठीक है, मुखौटा है। क्या है? मुखौटा। अगला क्वेश्चन देखिए। अनुवंशिकता का वाहक कौन होता है? जो अनुवंशिकता के वाहक होते हैं वो कौन होते हैं फ्रेंड्स? देखिए, आरएनए नहीं, केंद्रक, जीन्स या फिर सिरा। केंद्रक होते हैं, जीन्स होते हैं फ्रेंड्स। कौन से? जीन्स। तीसरा वाला आंसर बिल्कुल सही है, जीन्स होते हैं अनुवंशिकता के वाहक। फ्रेंड्स मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पे कि यदि हमारी जितनी भी जो मनोविज्ञान की सीरीज नहीं लगाई है तो आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं है या फिर आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बुक से पढ़ने के बाद ही आप जो सारे क्वेश्चंस लाएं जब भी आपको समझ में आएंगे। और यदि कोई अगर बुक आपने नहीं ली और अच्छी से अच्छी बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्रेंड्स, वहाँ पर मैंने 4 बुक्स इंक्लूड की हैं, बहुत ही अच्छी बुक लगी मुझको, तो वो जाके आप वहाँ से खरीद सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 4 से 5 दिन में वो आपके घर तक बुक पहुँच जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पहले इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तिगत का मापन करता है? जो व्यक्तित्व का मापन करता है, कौन सा परीक्षण? भाटिया बैटरी परीक्षण, टीएनए, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या फिर कूडर प्राथमिकता प्रपत्र। तो कौन सा फ्रेंड्स? टीएनए। कौन सा है? टीएनए, दूसरा वाला। मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे व्यक्तित्व मापन विधियाँ 13वां अध्याय फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी उसको बहुत पसंद किया है। 13वां अध्याय आपको मनोविज्ञान की लिस्ट में मिल जाएगा वो वाला, उसको जाकर देखिए। व्यक्ति मापन की सारी विधियां और दार्शनिक उसमें इंक्लूड है फ्रेंड्स, ऑल दार्शनिक और विधियां। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है सृजनात्मकता, प्रत्यक्षीकरण, प्रक्षेपण या फिर उदात्तीकरण। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है और कहलाता है कौन सा फ्रेंड्स? सृजनात्मकता। ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? बिल्ली, कुत्ता, वनमानुष या फिर मनुष्य? कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा ऊपर करते हुए किया था? तो किसके ऊपर किया था फ्रेंड्स? वनमानुष। किसके ऊपर? वनमानुष के ऊपर किया था, चिंपांजी के ऊपर। याद रखना चिंपांजी। तो तीसरा वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। जो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है वो कहलाता है अवधान, अधिगम, प्रतिकार या फिर प्रेरणा। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ठीक है, दूसरा वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिगम कहलाता है। और अधिगम से संबंधित या फिर लर्निंग से संबंधित फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे जो पार्ट्स नहीं देखा है प्रशिक्षण वाला तो उसको देखिए, अधिगम से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है अभ्यासन, ध्यान लगाना, प्रतिविज्ञा या फिर प्रस्मरण। अभ्यासन, ध्यान लगाना, प्रतिविज्ञा या फिर प्रस्मरण क्या कहलाता है फ्रेंड्स? प्रस्मरण। फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रस्मरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने न सीखने के 5 चरण बताए थे? किस विद्वान ने न सीखने के 5 चरण बताए थे? फ्रोबेल ने, हर्वर्ट ने, प्लेटो ने या फिर कमिनियन ने? किसने बताए थे फ्रेंड्स? हर्वर्ट ने बताए थे। किसने? हर्वर्ट ने बताए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरिलेट होता है? रूसो, प्लेटो, एडलर या फिर बटलर? किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क जो मस्तक होता है कोरिलेट होता है? क्या कोरा एकदम मतलब खाली रहता है? तो ये किसने कहा था फ्रेंड्स? प्लूटो ने कहा था। किसने? प्लूटो ने। दूसरा वाला आंसर बिल्कुल सही है, प्लूटो ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों के अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? छात्रों के अनुशासन को बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की जो कौन सी भूमिका होती है वो सराहनीय है। तो वो है शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व या फिर शिक्षक की कक्षा में प्रबंध की क्षमता। जो शिक्षक की कक्षा में प्रबंधन की क्षमता होती है वो सबसे सराहनीय होती है फ्रेंड्स। ठीक है, फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। जो शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है वो होता है शिक्षक के समय में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ सहगामी क्रियाओं को प्रभावित होना, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब होना। आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। ठीक है, जो शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है वो होता है छात्रों का व्यवहार बिगाड़ देता है। ठीक है, तो दूसरा वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करोगे? ये क्वेश्चंस पहले भी आ चुका है फ्रेंड्स, वन लाइनर क्वेश्चंस में मैंने इस तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डाले थे 700 क्वेश्चंस में, जो कि आपने नहीं देखे लगता है, जाकर देख लीजिए उनको। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर तो ये क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। देखिए, अभिभावकों को पत्र लिखेंगे। अगर कोई अभिभावक आपसे मिलने नहीं आता है फ्रेंड्स, कोई भी आपसे अगर मिलने नहीं आता है तो सबसे पहले उसका क्या तरीका है? पहले तो ऑप्शन देखिए, बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, गलत है। बालक पर ध्यान नहीं देंगे, ये भी गलत है। उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, बस। ये तीसरा और चौथा देखिए, अभिभावक को पहले तो पत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फिर पहले पत्र लिखेंगे। अगर वो फिर भी नहीं सुनते तो आपका अंतिम ऑप्शन होगा फिर उनसे स्वयं मिलने जाएंगे। ठीक है, जो टीचर होता है उनसे स्वयं मिलने जाए, तो हमारा तीसरा वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वो मिलने नहीं आते हैं तो चौथा वाला सही है। और ऑप्शन में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि पत्र लिखने के बाद भी अगर अभिभावक आपसे जवाब नहीं देते तो आप स्वयं उससे मिलने जाएं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? जो प्रौढ़ शिक्षा है किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, शैक्षिक व्यक्तियों के हाथ में या फिर गैर सरकारी समितियों के हाथ में या फिर उपयुक्त सभी के हाथ में? देखिए, जो प्रौढ़ शिक्षा होती है वो फ्रेंड्स वो होनी चाहिए गैर सरकारी समितियों के हाथ में। ठीक है, किसके हाथ में? गैर सरकारी समितियों के हाथ में। तो हमारा तीसरा वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उन तरफ से अनदेखी करेंगे, या फिर साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। दूसरा वाला आंसर है, सबसे पहले जो हमको कार्य करना है उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगी, या फिर स्वीकार कर लेंगी, या फिर दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो हमको क्या करना चाहिए? फिर स्वीकार कर लेना चाहिए, गलती को हमेशा स्वीकार कर लेना चाहिए और उस पर फिर धीरे से कार्य करना चाहिए, आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षा के माध्यम कल्याण होता है, जो शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है वो होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, या फिर छात्रों व छात्रों का। जो शिक्षा का माध्यम होता है उसका कल्याण फिर से समाज के सभी वर्गों का होता है। किसका होता है? समाज के सभी वर्गों का होता है। तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक अध्यापन के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, जो एक अध्यापक होता है उसके रूप में आप किसको प्राथमिकता देंगे? विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचारों को, या फिर आस्था को। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तरीके से जो भी विचार सामने आते हैं उनको देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को एक अध्यापक के रूप में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, ना कि अफवाहों को, या फिर जो भी हमारी जितनी भी जो आलतू फालतू चीज़ होती है उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, या रूढ़िवादिता को ध्यान नहीं रखते। सिर्फ वैज्ञानिक तरीके से जो सही है उसको ही देना है प्राथमिकता। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए, जो नैतिक शिक्षा होती है उसका उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, या फिर धर्मगुरु के ऊपर। नैतिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व होता है वो स्कूल के ऊपर होता है। किसके ऊपर? स्कूल के ऊपर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना, प्रशंसता की भावना, ईर्ष्या की भावना, या फिर आत्मग्लानि की भावना। आत्मसंतोष की भावना, प्रशंसता की भावना, ईर्ष्या की भावना, या फिर आत्मग्लानि की भावना। किसको करते हैं फ्रेंड्स? आत्मसंतोष की भावना। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं आत्मसंतोष की भावना को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते, जो एक प्रभावी अध्यापक होता है इनमें से आवश्यक नहीं मानते किसको? केवल दंड देने वाले हो, वह विषय जो रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, या फिर वह उत्तरतम वक्ता हो। ठीक है, तो कौन सा फ्रेंड्स? ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाए, वह केवल दंड देने वाला हो। ठीक है, ये गलत है, बाकी के तीनों की तीनों फिर सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है केवल दंड देना ही, एक विषय को रोचक बनाता है उसको वो भी होना चाहिए। एक प्रभावी अध्यापक के महत्वपूर्ण में से सृजनशील होना चाहिए, वह उत्तम वक्ता हो, लेकिन केवल दंड देने वाला हो, ये बिल्कुल गलत ही है। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है, शिशु के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, या फिर कहानी सुनना। चारों के चारों ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स और ध्यान से उसको अटेम्प्ट कीजिए। खेल के अवसर प्रदान करना, कौन सा? खेल के अवसर प्रदान करना, एक वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स वन रिक्वेस्ट आपसे कि बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ सारी वीडियो को देखते रहें। प्रतियोगी परीक्षाओं से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो हम परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा के समय से पहले हमारे चैनल पर उपलब्ध कराते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में फ्रेंड्स बेल आइकन को भी दबा लें फ्रेंड्स। ठीक है, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय बर्बाद करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा करना, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। क्या फ्रेंड्स? शिक्षक छात्र का एक विषम अनुपात है वर्तमान समय प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण। ठीक है फ्रेंड्स, तो शिक्षक छात्र का जो विषम अनुपात है उसका मुख्य कारण है। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना जरूरी है, पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, या फिर असंभव है? आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना जरूरी है क्योंकि वो बहुत ही आवश्यक है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने के अवसर मिलते हैं, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, या फिर सभी। विद्यालय में सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, या फिर सभी। तो ये सारी की सारी चीज़ें इससे प्रोत्साहन मिलता है फ्रेंड्स। देखिए, सीखने का भी अवसर मिलता है कार्यक्रमों से, व्यक्तित्व का विकास भी बढ़ता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ठीक है, तो चारों के चारों आंसर बिल्कुल सही हैं। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक को सर्वप्रथम गुण होना चाहिए, आत्मविश्वास का, विषय वस्तु का, प्रभावी अभिव्यक्ति का, या फिर ये सभी। तो कौन सा होना चाहिए? प्रभावी अभिव्यक्ति का। तीसरा वाला आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, किसका? तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह अवस्था कौन सी? औपचारिक संज्ञानात्मक की अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक की अवस्था, संवेदी प्रेरक की अवस्था, या फिर मूर्त संज्ञानात्मक की अवस्था। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? मूर्त संज्ञानात्मक की अवस्था। फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मूर्त संज्ञानात्मक की अवस्था। वह कौन सा कथन है जहां बच्चे से संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार, या फिर घर। कौन सा स्थान है फ्रेंड्स जहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे सरल तरीके से या अच्छे तरीके से परिभाषित किया जाता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। ठीक है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको है? पेवलोव को, पियाजे को, स्किनर को, फिर इनमें से किसी को नहीं। बच्चे इस दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पेवलोव को या पियाजे को? किसको जाता है फ्रेंड्स? जीन पियाजे को, जिसने अपने बच्चों पर ही रिसर्च की थी फ्रेंड्स। ठीक है, जीन पियाजे को। निम्न में से किसने कहा था कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, ये किसने कहा था फ्रेंड्स? क्रो एंड क्रो ने, जॉन डेवी ने, गेसल ने, या फिर स्ट्रैंग ने? किसने कहा था फ्रेंड्स? स्ट्रैंग ने कहा था। किसने? स्ट्रैंग ने कहा था। फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखना, स्ट्रैंग ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विकास कभी भी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। विचार किससे संबंधित है? विचार, विकास जो होता है, क्या विकास जो होता है कभी भी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। कथन किसका है? निरंतरता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, या फिर एकीकरण का सिद्धांत। तो कौन सा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा? निरंतरता का सिद्धांत, बिल्कुल सही है। विकास अगर चलता रहेगा तो वो निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स। यदि आपने हमारे सारे जो सिद्धांत हैं, स्व सिद्धांत और कथन है फ्रेंड्स, वो हमारे 17वें अध्याय के दोनों पार्ट्स में है, जाकर वो वाले पार्ट्स देखिए, वहाँ से आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे के क्वेश्चंस आप अगले पार्ट में देखिए, और उसके पीछे के जितने भी क्वेश्चंस थे वो पिछले पार्ट्स में मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। इस पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें फ्रेंड्स। मुलाकात होगी अगले टॉपिक में, जब तक के लिए